जय हिंद दोस्तों। क्या इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करके फंस गए हैं? दोस्तों, ईरान अमेरिका के लिए ऐसा हो गया है कि उसको ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जो अमेरिका कह रहा था कि 12 घंटे में युद्ध खत्म कर देंगे, आज 9 से 10 दिन होने के बाद भी युद्ध खत्म क्यों नहीं हुआ है? क्या इजराइल के युद्ध को अपना युद्ध समझकर यूएस ने पड़ी लकड़ी ले ली है? दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट बाय नेट ग्लोबल की रिपोर्ट में इजराइल ने अमेरिका को इस बात के लिए राजी किया था कि 1-2 दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ट्रंप पहले तो 1-2 दिन की बोल रहे थे, युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर 1 हफ्ते की बोलने लगे और अब 4 से 5 हफ्तों की बोलने लगे हैं। तो दोस्तों, इजराइल और अमेरिका कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे और वहाँ पर ईरान की जनता से प्रोटेस्ट कराकर रिजीम चेंज कर देंगे। वह सोच रहे थे कि नेपाल जैसा प्रदर्शन कराकर वहाँ सत्ता बदलकर अपना व्यक्ति बैठा देंगे जो यूएस और इजराइल के हिसाब से काम करेगा। ये अंदाज़ा लगा रहे थे नेपाल और बांग्लादेश जैसा कि टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद जनता बेकाबू हो जाएगी, जैसे ईरान में कुछ दिन पहले जनता बेकाबू हो गई थी जिसमें 3000 लोग मारे गए थे। ऐसा ही अब सोच रहे थे कि लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे, फिर हम बीच में आकर सब कुछ ठीक कर देंगे, पर इसका उल्टा हो गया। खामनेई की मौत के बाद ईरान की जनता एकजुट हो गई। अब उसको लगने लगा कि रिजीम चेंज तो बाद में कर लेंगे, पर जो बाहर से तीसरा आया है उससे निपटा जाए। अमेरिका और इजराइल का दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। जो लोग खामनेई के विरोधी थे वह भी अब शांत हैं, इमोशनली तौर पर कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए हैं। यूरोप ने भी कहीं ना कहीं अपने हाथ खींच लिए हैं। स्पेन ने तो सीधे कहा कि हम अपने सैन्य बेस यूएस को यूज़ नहीं करने देंगे। इसके जवाब में यूएस ने कहा कि हम स्पेन से कोई बिजनेस डील नहीं करेंगे, व्यापारिक तौर पर सारे रिश्ते तोड़ दिए। ब्रिटेन ने भी डियो गार्सियो आइलैंड देने से मना कर दिया और कहा कि यह हमला बिल्कुल गलत है, इसकी चर्चा यूएन में होनी चाहिए थी, हम इसके साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। फ्रांस ने भी एक अनाउंसमेंट करी कि फ्रांस अब न्यूक्लियर वेपन्स और ज़्यादा संख्या में बनाएगा और इसकी संख्या भी नहीं बताएगा, और जो देश मदद चाहता है उसकी मदद भी करेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता था कि अमेरिका पर हमला मतलब नाटो पर हमला, पर इस टाइम अमेरिका कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई सा पड़ रहा है। ज़्यादातर देशों ने अपने हाथ खींच लिए हैं, भाई इस युद्ध में नहीं पड़ना चाहते। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध से ही अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरे घटनाक्रम में ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून से बाहर जाकर मिलिट्री ऑपरेशन किया है, जिसे हम मंजूर नहीं कर सकते। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सिद्धांत है जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र कानून चार्टर का अनुच्छेद 2.4 के अनुसार सभी सदस्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों से असंगत किसी भी तरीके से बल प्रयोग या धमकी देने से बचेंगे। यूएन के सचिवालय में एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान पर हमले के पहले दिन 28 फरवरी को सुरक्षा परिषद को बताया कि अमेरिका और इजराइल हवाई हमले ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर समेत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। उन्होंने मिडिल ईस्ट के देशों की अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए ईरान के जवाबी हमले की निंदा भी करी। फिर दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएन को एक पत्र लिखा कि सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या करना देश के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले सबसे बुनियादी मानदंडों का गंभीर उल्लंघन है, कि अमेरिका द्वारा किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं है बल्कि एक तरह से आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि इजराइल हमले के बाद अमेरिका की सेना पर भी हमला हुआ, अगर फैसला बाद में लेते हैं तो ज़्यादा नुकसान होता है और हताहत होने की संभावना भी ज़्यादा होती है, इसलिए फैसला एहतियातन लिया गया है। और फिर इसी बीच ईरान के नौसैनिक जहाज IRIS टेना को अमेरिका द्वारा टारपीडो से श्रीलंका के पास हिंद महासागर में डुबा दिया गया है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला मामला है कि किसी भी नौसैनिक जहाज को टारपीडो से डुबा दिया गया है। यह जहाज भारत के विशाखापट्टनम आया था एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के लिए, जिसकी अगुवाई भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। इसमें 180 लोग सवार थे, जिसमें से लगभग 100 लोग मारे जा चुके हैं और बाकी लोगों को
श्रीलंका की नेवी द्वारा रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। दोस्तों इस घटना को ईरान ने जेनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन बताया। दोस्तों जेनेवा कन्वेंशन में नियम है कि किसी भी युद्ध में जहाज को नहीं डुबाया जाएगा। ये नियम समुद्री सैनिकों की रक्षा सुनिश्चित करता है। दोस्तों पेंटागन शायद ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगा बैठा। उसे नहीं पता था कि युद्ध इतना लंबा चल जाएगा कि अमेरिका जेरूसलम से अपने लोगों को निकालने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगा। दोस्तों ईरान लगातार हमले कर रहा है, उसे उसके टॉप लीडरशिप के खत्म होने पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। दोस्तों ईरान की एक ड्रोन जो $20,000 का आता है, उसे इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका को $4 मिलियन की मिसाइल दागनी पड़ती है। ईरान इस युद्ध में मल्टी हेड मिसाइल का भी यूज़ कर रहा है, जिसमें कई क्लस्टर बम लगे होते हैं जो आसमान में ही अलग हो जाते हैं और नीचे आकर लगभग 8 किलोमीटर के रेडियस में तबाही मचाते हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता है। दोस्तों ईरान की इस क्लस्टर सबम्यूनिशन तकनीक के बारे में शायद इजराइल को मालूम नहीं था, वो इजराइल को अंडर एस्टिमेट कर गए। दोस्तों ईरान अपने कैमरन साइड से मिसाइल छोड़ता है तो इजराइल की तरफ इसकी डिस्टेंस बनती है 1700 किलोमीटर। इराक, सीरिया और जॉर्डन को पार करना पड़ता है। और अगर सऊदी अरब तरफ से मिसाइल छोड़ता है तो इसकी डिस्टेंस हो जाती है 2100 किलोमीटर। मिसाइल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर वह सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई पार कर इतनी सारी कंट्री के ऊपर से मिसाइल निकल कर अगर वह इजराइल में गिर रही है तो मिसाइल बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, जिस पर अगर इतने सारे टॉप क्लास के मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हों, उनका सामना करके चकमा देकर मिसाइल गिरा दे रहा है। रास्ते में सऊदी अरब का डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, कतर में थाड, सीरिया में सीरैम, इसके बाद इजराइल के एरो 1, एरो 2 और आयरन डोम जैसे हाई क्लास मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही है, तो ईरान की मिसाइल के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। दोस्तों यूएस ने शुरू के 24 घंटे में ही 6,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, तो अमेरिका के लोग सवाल पूछने लगे कि इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। ईरान से युद्ध लड़ने के लिए यह जंग इतनी महंगी पड़ रही कि इससे तो कई देशों के साल भर का बजट तक निकल जाए। दोस्तों यह जंग डॉलर बनाम ईरान की सस्ती लागत वाली तकनीक की है। एक तरफ से सस्ती तकनीक से युद्ध ईरान लड़ रहा है और दूसरी तरफ यूएस का महंगा रक्षा तंत्र। दोस्तों इस युद्ध में यूएस, इजराइल भारी तो पड़ रहे हैं, पर क्या आर्थिक तौर पर जंग हार रहे हैं? भले ही ईरान युद्ध हार जाए, पर यूएस और इजराइल को वह आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा थका देगा।